रीबर्थ ऑफ हार्टलेस डेस्टिनी एपिसोड 11। ईशा अपने परफॉर्मेंस को खत्म कर बैक स्टेज पर आए। वहां पहले से ही उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अवी और कियारा ईशा के आते ही एक साथ हग कर लिए। उनके साथ विक्की, आयु, आरोही और अभय ने भी ईशा को हग किया। निशा, आशीष और आयुष को खड़ा देख विक्की उनको भी इशारा किया तो उन लोगों ने भी हग कर लिया। ईशा को जब घुटन होने लगी तब जाकर सब उससे अलग हुए। अवी एक्साइटेड होकर बोली, वाह क्यूटी, तुमने क्या परफॉर्मेंस दिया है। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं किसी कॉन्सर्ट में आई हूँ। आयु बोला, फेरी का परफॉर्मेंस कब तक का बेस्ट रहा है, क्योंकि हमारी फेरी बेस्ट है। ऐसे ही सबने तारीफ किया। विक्की मुस्कुराते हुए बोला, डॉल तुमने कभी बताया क्यों नहीं, तुम्हें इतना अच्छा गाती हो। तुम इंग्लिश सॉन्ग भी इतने अच्छे से गा सकती हो। विक्की की बात सुन ईशा बोली, भाई आपने कभी पूछा ही नहीं। इस पर आयु बोला, हम लोग बाद में इस टॉपिक पर बात करेंगे। फिर ईशा से बोला, फेरी तुम रेडी हो जाओ, सेकंड राउंड स्टार्ट होने में अब ज्यादा टाइम नहीं है। आयु के बोलने पर ईशा अवी और कियारा के साथ ड्रेसिंग रूम में चली गई। बाकी सब वापस बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद रिजल्ट बताया गया। 20 कैंडिडेट सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट हुए। उस लिस्ट में ईशा और मलीशा दोनों ही होते हैं। एंकर स्टेज पर आकर बोला, आवर रिस्पेक्टेड टीचर एंड माय फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा। सेकंड राउंड 15 मिनट बाद स्टार्ट होगा, तब तक आप लोग ब्रेक ले सकते हैं। बैक स्टेज ईशा का ड्रेसिंग रूम। ईशा के ड्रेस चेंज करने के बाद अवी और कियारा उसको रेडी करने लगी। ईशा को क्लासिकल डांस करना था, इसलिए उसने एक लहंगा पहना। ईशा का लहंगा व्हाइट और रेड कॉम्बिनेशन का था। लहंगे के साथ ईशा ने हाथों में चूड़ियां पहन, अपने बालों को खुला छोड़ी, कानों ने ईयरिंग, पैरों में पायल के साथ जुतिया, माथे पर एक ब्लैक छोटी सी बिंदी के साथ ओठों पर रेड लिपस्टिक में ईशा कयामत लग रही थी। ईशा को पूरी तरह रेडी करने के बाद अवी और कियारा उसको देखते ही रह गए। ईशा को देख अवी अपने दिल पर हाथ रख बोली, हाय ये क्यूटी, तुम कयामत लग रही हो। आज ना जाने कितने ही लड़के घायल होंगे। बेचारे मेरे भाई का क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो वो सबके सामने तुमको किस कर ले। अवी की बात सुन ईशा शर्माने लगी, जिस पर कियारा अपने आंखों से काजल लेकर ईशा के कान के पीछे लगाकर बोली, मेरी क्यूटी पाई को किसी की नजर ना लगे। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बिल्कुल अंतरा बुआ के जैसे। मैंने उनकी फोटो देखी है डांस वाली। कियारा की बात सुन ईशा सैड हो गई। ईशा को सैड देखकर कियारा बोली, सॉरी क्यूटी पाई। थोड़ी देर बाद ईशा खुद को संभाल कर स्माइल करते हुए बोली, दी मैं ठीक हूँ। ईशा के स्माइल करने पर कियारा भी स्माइल करने लगी। अभी बोली, क्यूटी तुमने अपना सॉन्ग सीनियर को दे दिया था ना। ईशा बोली, हाँ मैंने तो सुबह ही दे दिया था। थोड़ी देर बाद अवी और कियारा वहां से चली गई। अवी और कियारा के जाने के बाद ईशा खुद को मिरर में देखने लगी, तभी वहां की लाइट चली गई। अचानक से लाइट जाने पर ईशा घबरा गई। तभी उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। ईशा इस टच को पहचानती थी, इसलिए वो अपनी आंखों को बंद कर अपने सर को आहान के चेस्ट पर रख दी। आहान भी उसको हग कर लिया। थोड़ी देर बाद लाइट आ गया। लाइट आने पर आहान ईशा से अलग होकर उसको देखा तो देखता ही रह गया। आहान ईशा को अपनी इंटेंस नजरों से देखने लगा। ईशा के लिप उसको अट्रैक्ट करने लगे। वो अपने ओठों और ईशा के ओठों पर रख किश करने लगा। 10 मिनट किश करने के बाद आहान ईशा से अलग होकर उसके सिर से अपना सिर लगा दिया। ईशा तेज सांस लेने लगी। आहान अपने मैग्नेटिक आवाज में बोला, वाइफी मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। आई वॉन्ट टू लव यू राइट नाउ। आहान के बात पर ईशा थोड़ा घबराते हुए बोली, आंसू थोड़ी देर बाद मेरा परफॉर्मेंस है, प्लीज अभी नहीं। ईशा की बात सुन आहान उसके हक कर लिया, फिर उसके फहद पर किश कर बोला, वाइफी अभी मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन ये सब खत्म होने के बाद नहीं करूँगा। इस पर ईशा स्माइल कर दी। आहान ईशा के बालों को ठीक कर बोला, एंजल ऑल द बेस्ट। फिर लाइट चली गई। 30 सेकंड बाद लाइट आ गई। आहान वहां से चला गया। ईशा खुद को ठीक कर बाहर निकल गई, क्योंकि अब उसका टर्न आने वाला था। मलीशा जो अपना परफॉर्मेंस खत्म कर अपने ड्रेसिंग रूम में जा रही थी, वो ईशा को देख उसके पास जाकर बोली, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, मुझसे हार मान लो, नहीं तो किसी को मुंह दिखने लायक नहीं रहोगी। मलीशा की बात सुन ईशा तिरछी स्माइल के साथ बोली, बात तो तुम सही बोल रही हो, मतलब दिमाग है तुम्हारे पास तो उसका उसे खुद पर क्यों नहीं करती हो। फिर उसके कान के पास जाकर बोली, मेरी सलाह मानो तो अपनी दोस्त को बोलकर खुद के लिए मास्क मंगवा लो, नहीं तो बाद में मुझसे नहीं बोलना मैंने तुम्हें बताया नहीं था। ईशा की बात सुन मलीशा गुस्से में बोली, यू फटीचर गर्ल, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, देखना मिस फ्रेशर तो मैं ही बनूंगी। बोल वहां से अपने पैर पटकते हुए चली गई।
थोड़ी देर बाद ईशा का नाम बुलाया गया। ईशा स्टेज पर गई। ईशा को देख आहान की धड़कन तेज हो गया। वो अपने दिल पर हाथ रख खुद को शांत करने लगा। वो पहले भी ईशा को देख चुका था, लेकिन स्टेज पर लाइट के बीच वह और भी ज्यादा अच्छी लग रही थी। ईशा को देख आहान के जैसा हालत किसी और का भी था। वह यश सूर्यवंशी था। यश जब ईशा को देखा तो उसमें ही खो गया। उसके लिए तो जैसे दुनिया ही थम गई। यश का पूरा नाम यश सूर्यवंशी है। उम्र 23 साल, हाइट 5 फीट 10 इंचेस। वो दिखने में काफी हैंडसम है, लेकिन आहान से कम। वो अपने मास्टर के फर्स्ट ईयर में है। आयु के साथ उसका अभी अभी ट्रांसफर हुआ है। राज उसका बेस्ट फ्रेंड है। इनके बारे में हम आगे जानेंगे। ईशा स्टेज पर अपना पोस्चन ली, तभी म्यूजिक स्टार्ट हुआ। म्यूजिक सुन अभी घबरा गई। फिर परेशान होकर बोली, ये सॉन्ग वो नहीं है जिसे हमने ने सेलेक्ट किया था। अभी की बात सुन विक्की गुस्से में बोला, मैं अभी जाकर पता करता हूँ किसने ये हरकत की है। विक्की उठकर जाने लगा, तभी अभय उसका हाथ पकड़ वापस बैठाते हुए बोला, आप लोग इशू की टेंशन मत लो, वो संभाल लेगी। वही मलीषा और मेघा के फेस पर एक अजीब स्माइल आ गई। मलीषा बोली, अब देखते हैं तुम क्या करती हो। म्यूजिक। हे अधीन तराक आजा उड़ के सराक पैरों से बिरी जरा खोल। नगरे संग अरोल बाजे धाए धाए धम धम धाए। नगरे संग अरोल बाजे धाए धाए धम धम धाए। हे अधीन तराक आजा उड़ के सराक पैरों से बिरी जरा खोल। नगरे संग अरोल बाजे धाए धाए धम धम धाए। ईशा का डांस मूव बिल्कुल स्मूथ था। ईशा किसी प्रोफेशनल डांसर के जैसा डांस करने लगी। ईशा अपने हाथ और पैरों को काफी अच्छी तरह से मूव करती है, साथ में उसके फेस एक्सप्रेशन भी कमाल के थे। सबकी आंखें स्टेज पर जैसे छिप गई। हे खट खट बाजे दस्तक वो ना अब तक आया रे, तब से हाँ देखे रहे कि अब तो खोल बाहे आजा। उमर घूमर घूमे रे मचले रे मोरा मन गुजे रे बालम के बोल। नगरे संग अरोल बाजे धाए धाए धम धम धाए। नगरे संग अरोल बाजे धाए धाए धम धम धाए। ईशा अपने डांस को एक परफेक्ट मूव के साथ खत्म की। म्यूजिक बंद होने के बाद वहां शांति छा गई। सबको शांत देखकर ईशा को लगा शायद उसका डांस किसी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो थोड़ा उदास हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद सबसे पहले अभय होश में आया। वो अपने शीट से खड़ा होकर ताली बजाने लगा। अभय के साथ सारे स्टूडेंट अपने शीट से खड़े होकर ईशा के लिए ताली बजाने लगे। आहान और उसके दोस्त भी अपने शीट से खड़े होकर ईशा के लिए ताली बजाने लगे। जज भी अपने जगह से खड़े हो गए। वेदांत बोला, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, अभी अभी लिटिल गर्ल का परफॉर्मेंस हुआ। कियान प्राउड के साथ बोला, बहन किसकी है। इस पर अंश और देवांश दोनों एक साथ बोले, मेरी। दोनों के बोलने पर कियान घूरने लगा। तभी उन्हें आहान की आवाज आई। आहान बोला, शी इज माई वाइफी, तो तुम लोग उसे अपना बोलना बंद करो, क्योंकि वो सिर्फ मेरी है। बोल ईशा को प्यार से देखने लगा। वही आहान के बातों पर अंश, कियान और देवांश का मुंह बन गया। वेदांत तीनों के हालत पर हंसने लगा। एंकर स्टेज पर आकर बोला, वाह दिस इज अमेजिंग परफॉर्मेंस। स्टूडेंट चिल्लाने लगे वंस अगेन। एंकर बोला, फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस पर। थोड़ी देर बाद सेकंड राउंड का रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट राउंड के लिए 10 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। थोड़ी देर बाद रैंप वॉक स्टार्ट हुआ। बैकग्राउंड में म्यूजिक चलने लगा। रैंप वॉक के बाद लास्ट राउंड स्टार्ट हुआ। ये क्वेश्चन आंसर राउंड था। हर कैंडिडेट से 3 क्वेश्चन पूछा गया। मलीषा सेकंड राउंड में ही आउट हो गई। मलीषा गुस्से में ईशा को घूर रही थी। वो खुद से बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है ईशा, मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगी। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे तुम किसी को अपना मुंह ना दिखा सको। बोल वहां से चली गई। ये राउंड भी अच्छे से हो गया। लड़कियों में ईशा को सबसे ज्यादा नंबर मिले। वही लड़के में रमेश को मिला, जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट से था। स्टेज पर ईशा और रमेश खड़े हो गए। तभी मलीषा एक जज को कुछ इशारा की। मलीषा के इशारे को समझकर जज ईशा से बोली, मेरा एक सवाल है मिस ईशानी से, कैन आई आस्क। जज की बात सुन ईशा स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिला दी। ईशा के हाँ बोलने पर जज बोली, ईशानी आपका पूरा नाम क्या है। आपके डॉक्यूमेंट में सिर्फ ईशानी नाम ही है। क्या आपको अपने पेरेंट्स के बारे में पता नहीं है, या बात कुछ और है। क्या आपके माँ बाप नहीं है, या फिर बोलकर चुप हो गई। जज की बात सुन सारे बच्चे खुद में बात करने लगे। वही ईशा के सारे दोस्त गुस्से में उस जज को घूरने लगे। तभी पीछे से किसी ने कहा, लगता है इसे खुद अपने माँ बाप का नाम नहीं पता है, इसलिए कोई सरनेम नहीं है।
ऐसे ही स्टूडेंट के भीड़ से लोग ईशा के लिए भला बुरा बोलने लगे। सारे बच्चे ईशा को अजीब नजरों से देखने लगे। मलीशा स्माइल करते हुए बोली, अब मैं भी देखती हूँ तुम कैसे जीतती हो। कोई ऐसी लड़की कभी भी मिस फ्रेशर नहीं बन सकती है जिसके खानदान का पता ना हो। अब तुम किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाओगी। ईशा के बारे में ऐसी बातें सुनकर आहान का गुस्से बढ़ने लगा। उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया। कुछ वैसा ही हाल कियान, अंश, वेदांत और देवांश का था। आहान की नजर ईशा और गई, जो अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ सबको देख रही थी। उसके आंखों में कुछ था जिसे आहान देख एक तिरछी स्माइल कर सबको देखने लगा। वो अपने किंग वाले अवतार में आ गया। ईशा बिल्कुल ठंडे लहजे में बोली, स्टॉप एवरीवन, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंस इज नॉट गुड फॉर यू, सो डिसीजन इज ऑल योर्स। ईशा का आवाज इतना ज्यादा खतरनाक था कि सारे बच्चे उसको ही देखने लगे। इस समय वो लिटिल डेविल लग रही थी। उसकी हरी आंखें लाल हो गई। उसको देख कियान, अंश और देवांश को शौक हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी ईशा का ये रूप नहीं देखा था। उनके साथ आरोही, निशा, आयु, विक्की और अभी भी शौक रह गए। वही अभय के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गया। वो खुद से बोला, अब सबका बैंड बजेगा, बिकॉज लिटिल ओ क्यूट डेविल इज बैक। अब मजा आएगा। मैंने इस शो को कितना मिस किया है। ईशा की डेविल पर्सनालिटी देख सब डरने लगे। अवी, आरोही, कियारा और निशा भी डरने लगे। उन्होंने हमेशा ईशा की सॉफ्ट साइड ही देखती थी। ईशा का ये रूप उनके लिए नया था। ईशा एक क्लोड लुक उस जज पर डाली, जो कब से उसके बारे में बकवास कर रहा था, जिसे देख उस जज के सिर से डर के मारे पसीना निकलने लगा। उसको डरता देख ईशा के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। फिर ईशा एक नजर उन लोगों पर डाली जो उसके फैमिली के बारे में बकवास कर रहे थे। ईशा का ऑरा इस समय बिल्कुल आहान जैसा था। उसको क्यूट लिटिल डेविल प्रिंसेस बोलना गलत नहीं होगा। ईशा का ये रूप देख एंकर डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। ईशा अपनी जगह से आगे बढ़कर एंकर के हाथ से माइक ली, फिर अपने कोल्ड आवाज में बोली, अभी आप लोग क्या बोल रहे थे? क्या दोबारा बोलोगे कोई? वहां बिल्कुल शांति छा गया। ईशा के आवाज में कुछ ऐसा था जिसको महसूस कर सबकी हालत खराब हो गई। किसी को कुछ ना बोलता देख ईशा गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, आई वॉन्ट आंसर राइट नाउ। तुम लोग मेरे फैमिली और पेरेंट्स के बारे में क्या बकवास कर रहे थे अभी? कोई कुछ नहीं बोला। नेहा, मलीशा और मेघा भी ईशा का ये रूप देखकर डर गई। मलीशा और मेघा के सिर से पसीना निकलने लगा, जिसे देख ईशा के फेस पर एक अजीब सी स्माइल आ गया। अब उनके साथ क्या होता है वो तो बाद में ही पता चलेगा। अभय अपने शीट से उठकर बोला, लिटिल सिस, इन्हें तुम्हारे फैमिली के बारे में जानना है। अभय की बात सुन ईशा पहले सबके चेहरे को देखी, फिर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी वहां के शांत वातावरण में गूंजने लगी। फिर वह अचानक से चुप होकर बोली, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? कौन हो तुम लोग मेरे? तुम लोग होते कौन हो मेरी पहचान पर सवाल उठाने वाले? बताओ मुझे। ईशा प्रिंसिपल को देखकर बोली, प्रिंसिपल सर, क्या आपके कॉलेज में उन्हीं स्टूडेंट का एडमिशन होता है जिनके नाम के पीछे उनका सरनेम होता है? क्या इंडिया के नंबर 1 कॉलेज का कोई ऐसा रूल है जिसके अनुसार अगर किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स का नाम नहीं होगा तो वह बच्चा इस कॉलेज में नहीं पढ़ सकता है? क्या यहाँ वही लोग आते हैं जिनके पास उनकी पहचान होती है, या फिर वह लोग भी आ सकते हैं जो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं? ईशा की बात सुन प्रिंसिपल डरते हुए बोला, नहीं, अगर कोई स्टूडेंट अपनी पहचान छुपाना चाहता है तो वह छुपा सकता है, और इस कॉलेज का ऐसा कोई रूल नहीं है जिसमें उनके पेरेंट्स का नाम या सरनेम होना जरूरी है। यहाँ बच्चे अपनी पहचान बनाने आते हैं। प्रिंसिपल की बात सुन ईशा अपनी कड़क आवाज में बोली, सुना सबने, स्टूडेंट यहाँ अपनी पहचान बनाने आते हैं, ना कि आप लोग के जैसे दिखावा करने। और जहां तक बात रही मेरी पहचान की, तो सही वक्त आने पर दुनिया जानेगी ईशानी कौन है। अगर आज के बाद कोई भी किसी के खानदान पर उंगली उठाएगा तो ऐसा ना हो बोलने के लिए उसका खानदान ही ना बचे। ईशा सबको इनडायरेक्ट वे में धमकी देती है। कियान और आहान ईशा का यह अंदाज देख स्माइल करने लगे। उन्हें याद आने लगा कि कैसे ईशा बचपन में बुरा करने वालों को सबक सिखाती थी। ईशा मुस्कुराते हुए बोली, उम्मीद है आप सबको आपका जवाब मिल गया होगा, लेकिन गलती तो आप सब से हुई है, तो आप सब के साथ क्या किया जाए? बोल सबको भूलने लगी। ईशा अपनी खतरनाक नजरों से सबको देखी, फिर खुद को शांत कर बोली, पहली गलती है इसलिए माफ कर रही हूं, अगर अगली बार हुआ तो सजा मिलेगी। फिर अपना सिर घुमाकर जज की तरफ देखकर बोली, लेकिन कुछ लोग को सजा मिलनी चाहिए, एग्जाम्पल के लिए। आहान ईशा को देख किसी को कुछ मैसेज किया। ईशा बोली, चलिए अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, बोल एंकर को माइक दे दिया। थोड़ी देर बाद आहान और कियान स्टेज पर आए।
कियान ईशा को प्राइज दिया, वही आहान उसको मिस फ्रेशर का क्राउन पहनाया। ऐसे ही फिर से सब नॉर्मल होकर पार्टी एंजॉय करने लगे। लेकिन सबके मन में ईशा के बातों से एक डर बैठ गया। ऐसे ही कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो गई। कियारा कियान के साथ कॉलेज से निकल गई, वही अभी और आयु वेदांत के साथ निकल गए, वही अभय आरोही को उसके घर छोड़ने चला गया। ईशा तो आहान के साथ पहले ही जा चुकी थी। आहान का कार, ईशा थक कर आहान के गोद में ही सो गई। आहान चुपचाप उसका सिर सहलाते हुए उसके मासूम चेहरे को देखता है। आहान ईशा से कुछ नहीं पूछा, ना ही ईशा कुछ बोली। थोड़ी देर बाद आहान की कार मेंशन के अंदर आकर रुकी। आहान ईशा को अपनी गोद में लिए कार से बाहर निकल मेंशन के अंदर चला गया। आहान ईशा को अपने रूम में लेकर आया। ईशा की आंखें अभी भी बंद थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलने लगी। आहान ईशा को सोफे पर बिठाकर खुद क्लोजेट रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद आहान ईशा के लिए नाइट ड्रेस लेकर आया। आहान ईशा से बोला, एंजल आप हॉट शावर ले लो, आपको अच्छा लगेगा। आहान की बात सुनकर ईशा अपनी आंखें खोल आहान को देखने लगी, फिर अपने दोनों हाथों को ऊपर कर क्यूट सी आवाज में बोली, आंसू मुझसे नहीं होगा, आप कर दो ना। ईशा के बोलने पर आहान अपना सिर हिलाकर ईशा को वापस अपने गोद में उठाकर बाथरूम में आ गया। आहान बाथरूम में आकर ईशा का गाउन निकलकर उसको बाथटब में बिठा दिया, फिर खुद भी अपने कपड़े निकाल ईशा के साथ बैठ गया। आहान को खुद के पास बैठता देख ईशा की नींद जैसे उड़ गई। इस वक्त ईशा बस अपने अंडरगारमेंट में थी। आहान ईशा को अपने गोद में बिठाकर कर किश करने लगा। ईशा भी उसको रिस्पॉन्स करने लगी। धीरे धीरे आहान का हाथ ईशा के बॉडी पर मूव करने लगा। थोड़ी देर बाद आहान ईशा और अपने बचे हुए कपड़े निकाल दिया। ईशा की जैसे सांसें ही रुक गई। आहान अपने हाथों से ईशा के ब्रेस्ट को सहलाने लगा। ऐसे ही वह अपने हाथों को नीचे की ओर ले जाने लगा। थोड़ी देर बाद वहां ईशा की मौन की आवाज गूंजने लगी। करीब 30 घंटे बाद आहान की हालत खराब होने लगा। वो ईशा से अपनी सडक्टिव वॉइस में उसके कान के पास जाकर बोला, वाइफी आई नीड यू राइट नाउ, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। बोल ईशा का हाथ अपने बॉडी पर रख दिया। ईशा आहान का इशारा समझ गई। वो अपने हाथों से आहान के बॉडी में मूवमेंट करने लगी, जिसको महसूस कर आहान अपने आंखों को बंद कर उसको महसूस करने लगा। करीब 1 घंटे बाद आहान ईशा को लेकर वापस रूम में आया। दोनों के बॉडी पर टॉवल था। आहान ईशा को बेड पर लेटा दिया, फिर खुद भी बेड पर आ गया। ईशा अब तक सो चुकी थी। आहान ईशा के बॉडी से टॉवल अलग कर दिया, फिर अपने टॉवल को भी हटा दिया। इस समय दोनों के बॉडी पे कपड़े भी थे। आहान ईशा को खुद से चिपका लिया। थोड़ी देर बाद आहान भी सो गया। मुंबई एयरपोर्ट, रात के 3 बजे एयरपोर्ट पर एक जेट लैंड हुआ। उसमें से एक आदमी बाहर निकला, उसके साथ 3 आदमी और थे। वो आदमी बाहर निकलकर एक लंबी सांस लिया, फिर अधरे को देखकर अजीब तरह से बोला, आज की रात सब शांति की नींद ले लो, क्योंकि अब तुम सबकी जिंदगी में माइकल आ गया है। माई डियर एनिमी माइकल इज बैक इन इंडिया, नाउ लेट्स सी द गेम इज बिगिन अगेन। बोल जोर जोर से हंसने लगा, फिर वहां लगे कार में बैठकर निकल गया। अंतरा अपने रूम के बालकनी में खड़ी रात में चमकते चांद को एक तक देखती है। उसके दिमाग के कुछ चलता है। अंतरा अपनी आंखें बंद कर कुछ सोचने लगी। फ्लैशबैक, माइकल जैसे ही अंतरा पर गोली चलाया, वह गिरने को हुई, लेकिन अधीर उसके हाथों को पकड़ दिया। माइकल अधीर पर गोली चलाया। थोड़ी देर बाद दोनों अपने फेस पर एक स्माइल लेकर लास्ट टाइम ईशा को देखे, जो उन्हें ही अपनी आंसू भरी आंखों से देख रही थी। ऐसे ही अंतरा और अधीर पहाड़ी के ऊपर से नीचे गिर गए। नीचे गिरते वक्त अधीर अंतरा को अपने गले लगा लिया। नीचे गिरने के थोड़ी देर बाद अधीर की आंखें हल्की सी खुलने लगी। दोनों पानी के पास गिरे थे, जहां पहले से कुछ पत्थर के साथ घास भी था। अधीर होश में आकर अपने आस पास अंतरा को देखने लगा। तभी उसे अंतरा की हल्की दर्द में कराहती आवाज आई। अधीर धीरे से रेंगते हुए अंतरा के पास आया, फिर अधीर अंतरा को हक कर दर्द भरी आवाज बोल, अंतु आप ठीक है ना? आप थोड़ा सा इंतजार कर लो, हमें कुछ नहीं होगा। अधीर की आवाज सुन अंतरा अपनी धीमी आवाज में रोते हुए बोली, अधू क्या अब हम अपनी एंजल से कभी नहीं मिल पाएंगे? क्या ये हमारा अंत है? अब हमारी एंजल का क्या होगा? अंतरा की बात सुन अधीर उसका हाथ पकड़कर बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम वापस मिलेंगे। अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। हमें तो हमारी एंजल से भी मिलना है, वो हमारा इंतजार कर रही होंगी। अधीर बात करते हुए अंतरा को होश में रखने की बहुत कोशिश किया, लेकिन थोड़ी देर बाद अंतरा बेहोश हो गई। अधीर भी बेहोश हो गया। तभी वहां कुछ ब्लैक ड्रेस पहने लोग आए और वह आदमी उन दोनों को वहां से लेकर चले गए।
कुछ घंटे बाद हॉस्पिटल में 2 ओटी का लाइट जलता है। वही बाहर शेखर परेशानी से घूम रहा था, उसके आंखों में आंसू था। वही उसके पास एक और इंसान भी खड़ा अपने आंखों में आंसू लिए बैठा था। कुछ देर बाद ओटी का डोर ओपन हुआ, वहां से डॉक्टर बाहर निकले। शेखर डॉक्टर से बोला, अब कैसी हालत है उनकी, क्या वह ठीक है? डॉक्टर शेखर और उसके पास खड़े आदमी को अपने साथ चलने को बोला। दोनों डॉक्टर के कैबिन में आकर बैठ डॉक्टर को देखने लगे। डॉक्टर को चुप देख शेखर गुस्से में बोला, क्या तुम कुछ बोलोगे या फिर मौन व्रत रखा है? कैसे है बॉस और मैम? शेखर की बात सुन डॉक्टर बोला, दोनों की हालत क्रिटिकल है। अधीर को 4 गोली लगी, एक तो बिल्कुल दिल के पास लगी है, साथ में पहाड़ से गिरने के कारण उसके सिर में भी काफी चोट लगी है। वहीं अंतरा को भी 3 गोली लगी है। उसकी हालत अधीर से थोड़ी ठीक है, लेकिन अभी दोनों कोमा में है। डॉक्टर की बात सुन शेखर गहरी सांस लेकर बोला, वीर, तुम अपने टीम से कुछ भरोसेमंद डॉक्टर और नर्स की टीम बनाओ। हमें अभी के अभी माम और बॉस को किसी सेफ प्लेस पर शिफ्ट करना होगा। शेखर की बात सुन वीर गुस्से में बोला, तू पागल हो गया है? तुझे पता है ना दोनों की हालत क्रिटिकल है, हम उन्हें अभी कहीं नहीं ले जा सकते हैं। वीर की बात सुन शेखर बोला, अगर वो दोनों यहाँ रहे तो मारे जाएंगे। लिटिल बॉस का अभी तक कुछ पता नहीं चला है, गवर्नमेंट भी हमारी कोई हेल्प नहीं करेगी। दुनिया के नजर में अंतरा, अधीर और ईशा मर चुके हैं। जाकर एक बार न्यूज चेक करो। शेखर की बात सुन उसके पास बैठा आदमी बोला, मुझे नहीं लगता है वो लोग लिटिल बॉस को मरेंगे, क्योंकि हम भी जानते हैं लिटिल बॉस उनके लिए कितना जरूरी है। वो आदमी जिसका नाम अभिषेक था, उसकी बात सुन शेखर बोला, अब हमें अपने सवालों का जवाब बॉस के होश आने पर पता चलेगा। तब तक अभिषेक तुम ब्लैक ईगल आर्मी को लीड करो, तब तक हम दोनों बॉस और माम को सेफ प्लेस पर शिफ्ट करते हैं। 9 साल बाद अचानक अंतरा कोमा से बाहर आई। अंतरा को होश में देख शेखर, वीर और अभिषेक बहुत ही ज्यादा खुश हुए। अंतरा सबको देख कुछ बोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। वीर अंतरा से बोला, भाभी, अभी आप बहुत कमजोर है, इसलिए बोल नहीं पाओगी, कल तक आप नॉर्मल हो जाओगे। 2 दिन बाद अंतरा के सामने शेखर, अभिषेक और वीर खड़े थे। अंतरा बोली, एंजल जिंदा है। अंतरा की बात अभिषेक बोला, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमें पूरी दुनिया छान मारी, लेकिन ईशा हमें कहीं नहीं मिली। अभिषेक की बात सुन अंतरा गुस्से में बोली, एंजल महेश माहेश्वरी के पास है, आप सब उस पर नजर रखिए। हमें एंजल को वहां से बाहर निकलना होगा। अंतरा की बात सुन सब अपने काम में लग गए। फ्लैशबैक एंड अंतरा अपनी आंखें को खोल बाहर देखने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। वो बोली, उन सबको सजा मिलेगा जिन्होंने हमारी खुशियों में नजर लगाई है। तभी वहां भागते हुए शेखर आया। उसको ऐसे देख अंतरा को कुछ समझ आया तो अपने रूम से भागकर नीचे बने रूम में गई। अंदर का नजारा देख उसके आंखों से आंसू गिरने लगा। अंतरा अभी गेट पर खड़ी थी, तभी उसे अपने पीछे से किसी की आवाज आई। अंतरा के पीछे अभिषेक खड़ा था। वो बोला, अंतरा, अधीर अब कोमा से बाहर आ चुका था, वो ठीक हो जाएगा। अभिषेक की बात सुन अंतरा उसके गले लगकर बोली, अभिषेक भाई, अब हमारा इंतजार खत्म हुआ, अब हम जल्द ही। थोड़ी देर बाद दोनों रूम के अंदर देखने लगे। वहीं अंदर डॉक्टर वीर अधीर को चेक करते हैं, जो अब पहले से काफी अच्छी हालत में था। अपना चेकअप खत्म कर वीर बोला, अब तुम ठीक हो। तभी अधीर की नजर अंतरा पर गई, जो कि उसे ही अपनी आंसू भरे नजरों से देख रही थी। अंतरा को देख अधीर एक छोटी सी स्माइल के साथ अपने बाहों को फैला दिया तो अंतरा भागकर उसके गले लग रोने लगी। अधीर उसको शांत करने लगा। थोड़ी देर बाद अंतरा अधीर से अलग होकर उसके गाल पर हाथ रख बोली, अधू आप ठीक है ना? तो अधीर उसके हाथों पर हाथ रख हाँ में सिर हिला दिया। अंतरा अधीर से थोड़ी दूर हुई, तभी उसकी नजर अभिषेक और शेखर पर गई। अधीर को अपनी तरफ देखता देख दोनों उसके गले लग गए। वीर भी उनके गले लग गया। अधीर से थोड़ी देर बाद कर वीर उसको एक इंजेक्शन लगाया, जिससे उनको नींद आ गया। थोड़ी देर बाद अंतरा, वीर, शेखर और अभिषेक हॉल में आकर बैठ गए। शेखर सीरियस फेस के फेस बोला, माइकल इंडिया वापस आ गया है, अभी वह मुंबई में है। शेखर की बात सुन वीर परेशान होकर बोला, तब तो हमारी प्रिंसेस खतरे में होंगी, हमें वहां चलना चाहिए। वीर की बात सुन अंतरा बोली, अभी वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारा दुश्मन जो कोई भी है, उसे एंजल से कुछ चाहिए हो ना हो, कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें अभी पता नहीं है। अंतरा की बात सुन अभिषेक बोला, हमें अधीर से बात करनी चाहिए, शायद हमारे सवालों का जवाब वही दे सकता है। फिर बोला, मुझे लगता है मिलिट्री में भी कोई ऐसा है जो उस हिडन पर्सन से मिला है। अभी तो आहान अग्निवंशी के कारण सब कंट्रोल में है, लेकिन मुझे लगता है इस बार कुछ बड़ा होगा।
अभिषेक की बात सुन अंतरा बोली, मिलिट्री ऑफिसर की नेक्स्ट मीटिंग कब है? अभिषेक, परसों। अंतरा बोली, आप अभी कुछ मत करना, बस पता करने की कोशिश करो। इन सब में बहुत लोग शामिल हैं। अंतरा की बात पर सब सहमत हुए। तभी वीर बोला, मेरी लिटिल प्रिंसेस की कोई अपडेट है? इस पर शेखर एक वीडियो तीनों को दिखाया जो कि कॉलाज का ही होता है, जब ईशा अपना डेविल रूप सबको दिखा रही थी। उस वीडियो को देख चारों के फेस पर स्माइल आ गया। अभिषेक बोला, ये बिल्कुल अधीर जैसी है, मैंने इसका नाम सही ही रखा था, लिटिल डेविल। आहान का रूम। ईशा आहान के बाहों में दुनिया जहां से बेखबर सुकून से सो रही थी, वही आहान उसके फेस को ध्यान से देख रहा था। आहान ईशा को देख रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। ईशा को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए आहान ईशा से अलग होकर अपना फोन लेकर बालकनी में चला गया। आहान वहां जाकर कॉल रिसीव किया तो उधर से रॉकी की आवाज आई। रॉकी थोड़ा डरते हुए बोला, बॉस, हमें वो लड़के और वह जज दोनों ही नहीं मिले। हम उन्हें पकड़ते उससे पहले उन्हें कोई और ले गया। रॉकी की बात सुन गुस्से में आहान की पकड़ फोन पर मजबूत हो गई। आहान बोला, पता चला कौन थे वह लोग? रॉकी बोला, बॉस, हमने सीसीटीवी भी चेक किया लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ पता नहीं चला। हाँ, लेकिन जिस गैंग ने उन लोगों को किडनैप किया है, उन लोगों ने पिंक और व्हाइट कॉम्बिनेशन का यूनिफॉर्म पहना था, उसके कपड़े पर एक कार्टून का सिंबल बना था। रॉकी की बात सुन आहान बोला, पता करो कौन थे वो लोग और माइकल की क्या अपडेट है? आहान की बात सुन रॉकी बोला, बॉस, माइकल इंडिया आ गया है और हमारे लोग उसका पीछा भी कर रहे थे, लेकिन पता नहीं अचानक वो हमारी नजरों के सामने से भाग गया। इस पर आहान का गुस्सा बढ़ गया। वो गुस्से में बोला, मुझे 2 घंटे में उन अनजान गार्ड्स की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ में माइकल का पता करो, वो इंडिया आया है तो जरूर महेश और उसके पार्टनर से मिलेगा। फिर थोड़ी देर बाद बात कर आहान फोन रखकर रूम में आया। फिर वह रूम में आकर ईशा के पास लेटकर उसको हग किए, अपनी आंखें बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद वह भी सो गया। अगला दिन। आज कॉलेज बंद था, इसलिए ईशा घर पर थी। अभी कुछ काम से बाहर गई होती है। वही आयु भी कहीं बाहर गया था। आहान का रूम। ईशा सोफे पर बैठी कुछ फाइल पढ़ रही थी, साथ में लैपटॉप में कुछ काम भी करती है। ईशा पूरी तरह से फोकस होकर अपने काम लगी थी। तभी उसका फोन रिंग हुआ। ईशा कॉल रिसीव की। तभी उधर से बोला गया, बॉस, मैंने आपको सारी रिपोर्ट मेल कर चुका हूं, तो क्या आपने उसे चेक किया? सामने वाली की बात सुन ईशा बोली, प्रोग्रेस अच्छी, लेकिन इन 6 महीने में हमारे हाथ से 3 प्रोजेक्ट क्यों निकल गया? प्रॉब्लम क्या है? ईशा की बात सुन सामने वाला इंसान बोला, बॉस, इनमें से 2 प्रोजेक्ट में सामने वाली कंपनी हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहती है। हमने उसकी पार्टनरशिप के लिए हाँ बोला था, लेकिन वह लोग हमारे सीईओ से मिलना चाहते थे, इसलिए प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। उसकी बात सुन ईशा बोली, और 1 प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम है? तो सामने से बोला गया, बॉस, उन्हें जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसका न्यू वर्जन हमारे पास नहीं है। आपने जो सिस्टम बनाया था उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया है, आपको यहाँ आना होगा। ईशा, ठीक है, कल आप कॉलेज के बाहर आना, हम चलेंगे। और कोई बात है? इस पर सामने वाला बोला, आपने जो प्लानिंग की थी वो सक्सेसफुल रहा। ऐसे ही ईशा थोड़ी देर बाद कर फोन रख दी। थोड़ी देर बाद ईशा का फोन फिर से बजा। ईशा कॉल रिसीव की तो उधर से एक लड़के ने बोला, लिटिल सिस, इन लड़कों को ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन उस जज ने बताया कि उसे ये सब करने के लिए मलीशा ने कहा था। फोन पर कोई और नहीं, अभय था। उसकी बात सुन ईशा बोली, अबू भाई, आप उन लड़कों को छोड़ दो, ऐसे भी आप उन्हें उनकी गलती की सजा दे चुके होंगे। और रही बात उस जज की, तो उसने जितने बुरे काम किए हैं उसके सबूत मैंने आपको मेल किया है। अब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। ईशा की बात सुन अभय हंसते हुए बोला, मैं समझ गए, ऐसे तुम बेस पर कब आओगी? सब तुमसे मिलना चाहते हैं। 10 साल हो चुके हैं तुमसे मिले हुए। ईशा बोली, बहुत जल्द। इस पर अभय सीरियस फेस के साथ बोला, तुमने जो काम बोला था वह हो गया है, अब क्या करना है? इस पर ईशा बोली, बहुत जल्द असली गेम स्टार्ट होगा, बस थोड़ा सा इंतजार। बोल कॉल कट कर दी। भी थोड़ी देर बाद वो अपने काम में लगी। सिटी हॉस्पिटल। अंश और उसके साथ कुछ और डॉक्टर बैठकर एक पेशेंट के केस पर डिस्कशन कर रहे थे। यह एक एक्सीडेंट केस था जिसमें पेशेंट के सिर के साथ बॉडी के और भी पार्ट में सीरियस इंजरी हुआ था। करीब 1 घंटे के डिस्कशन के बाद अंश बोला, जल्द ही हमें पेशेंट के ब्रेन में बने ब्लड क्लोट को निकलना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इस पर एक और डॉक्टर बोला, डॉक्टर अंश, मुझे लगता है कल हमें इसके ब्रेन का ऑपरेशन करना चाहिए। इस पर अंश बोला, ठीक है, आप सब ऑपरेशन की तैयारी करवाए, जब तक मैं एक बार और रिपोर्ट देख लेता हूं। फिर अंश वह से निकल गया।
अंश का कैबिन। अंश अपने कैबिन में बैठा कुछ रिपोर्ट देख रहा होता है, तभी उसके कैबिन में काव्या आई। उसके हाथ में एक कॉफी का कप था। काव्या कप अंश के सामने रख दी। अंश काव्या को देख अंदर से बहुत खुश हुआ, लेकिन अपने फेस पर आने नहीं दिया। काव्या भी वहां बैठकर अपना काम करने लगी। अंश कॉफी पीते हुए काव्या को देखने लगा, जिसको काव्या भी महसूस कर सकती है, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसको भी अब अंश के करीब रहना अच्छा लगने लगा था। अंश तो ये यकीन हो चुका था कि काव्या भी उससे प्यार करती है, लेकिन उसके ना बोलने का कारण उसको अभी तक पता नहीं चला। अंश काव्या को देख रहा था, तभी काव्या का फोन रिंग हुआ। फोन पर कॉल आता देख काव्या अपने फोन को लेकर देखने लगी। काव्या को एक अननोन नंबर से कॉल आया था। काव्या अपना फोन लेकर बाहर निकलने लगी, तभी अंश बोला, तुम बालकनी के साइड जाकर कॉल रिसीव कर सकती हो। काव्या अंश की बात सुन बालकनी में चली गई। काव्या कॉल रिसीव कर बोली हेलो, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आया। काव्या फिर बोली हु आर यू? अगर आपको कुछ बोलना नहीं है तो मैं कॉल रखती हूँ। काव्या जैसे ही फोन रखने लगी, उसको किसी की सीटी बजाने की आवाज आई। इस आवाज को सुन काव्या अपनी जगह पर जम गई और वो डर से कांपने लगी। उसके सिर से पसीना आने लगा। कुछ देर बाद फोन पर किसी ने बोला, स्वीट हार्ट, तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई, इट्स नॉट फेयर, बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास बहुत जल्द आ रहा हूँ। लव यू स्वीट हार्ट। अब मैं तुम्हें खुद को भूलने नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा रिश्ता थोड़ी ना भूलने वाला। बोल हंसने लगा। काव्या के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। उसी के साथ कॉल कट गया। उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। उसके साथ ही काव्या के आंखों से आंसू गिरने लगा। वो गिरने को हुई, तभी काव्या अपने आप को संभालने के लिए रेलिंग को पकड़ी, लेकिन उसके चक्कर में वहां रखा वास गिरकर टूट गया। काव्या को पैनिक अटैक आने लगा। अंश को जब कुछ गिरने की आवाज सुना तो वह बालकनी में आया। अंश की नजर जैसे ही बालकनी में पड़ी, वो अपनी जगह पर शॉक होकर खड़ा रह गया। किसका फोन आया काव्या को? क्या है ईशा की पहचान? कौन थे वह अनजान आदमी? बालकनी से आवाज आने पर अंश अपने चेयर से उठकर भागते हुए बालकनी की ओर बढ़ा। वो जैसे ही बालकनी में आया, उसकी आंखें हैरानी और डर से बड़ी हो गई। उसके मुंह से निकला काव्या। बालकनी में काव्या अपने घुटने में सिर छिपाए रोए जा रही थी। उसका फोन वाली गिरा था। काव्या की पूरी बॉडी कांप रहा था। उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। काव्या की हालत देख अंश समझ गया काव्या की हो ना हो उसको पैनिक अटैक आया है। अंश काव्या के सिर को अपने गोद में रख उसको शांत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंश की बातों का काव्या पर कोई असर नहीं हुआ। काव्या अंश को खुद से दूर करने लगी। काव्या कुछ बरबारा रही थी, जिसे अंश ना ही सुन पाया और ना ही समझ पाया। धीरे धीरे काव्या की हालत खराब होने लगी, जिसे देख अंश उसको अपने गोद में उठाकर कैबिन से बाहर की ओर भागा। थोड़ी देर बाद काव्या बेड पर बेहोशी की हालत पर लेटी थी। वही अंश उसका हाथ पकड़ वह रखे बेंच पर बैठा था। काव्या के हाथ को अपने हाथ में लेकर अपनी नम आंखों से उसके मुरझाए चेहरे को देखता है। अंश काव्या से बोला, जैन प्लीज तुम ऐसे मुझे परेशान मत करो, जल्दी उठ जाओ ना, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। फिर रुआसी आवाज में बोला, ऐसी क्या बात है जिसके कारण तुम्हारी ऐसी हालत हो गई? तुम मुझे से अपने दर्द शेयर क्यों नहीं करती हो? जान, आई रियली लव यू, आई लव यू अलॉट बोल उसके फरहेड पर किस किया। तभी अंश को याद आया कि काव्या को अटैक फोन पर बात करने के बाद आया था, जिसे याद कर गुस्से में उसकी आंखें लाल हो गया। अंश अपने आंखों में जुनून और नफरत के साथ बोला, जिसके कारण तुम्हारी यह हालत हुई है उसे मैं तुम्हारे दर्द का 1000 गुना ज्यादा दर्द दूंगा। ये तुमसे तुम्हारे अंश का वादा है। बहुत जल्द तुम्हारे दर्द का कारण और दर्द देने वाले को तुम्हारे कदमों में लाऊंगा। थोड़ी देर बाद अंश अपना फोन निकलकर लकी को कॉल कर बोला, लकी मुझे जल्द से जल्द काव्या की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके कॉलेज लाइफ की सारी इन्फॉर्मेशन निकलाओ। फिर अंश लकी को इंस्ट्रक्शन देकर कॉल कट कर दिया। अंश काव्या के घर पर उसके फोन से आज ना आने का मैसेज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एक छोटा सा घर था जो दिखने में ज्यादा बड़ा नहीं था। उस घर के एक डार्क रूम में जहां चारों तरफ अंधेरा फैला था, उसी रूम में एक लड़की बैठी कुछ फाइल देख रही थी। तभी वहां पर एक करीब 35 साल का आदमी आया। वो आदमी उस लड़की के आगे सिर झुकाकर बोला, लिटिल बॉस आपने जो बोला था वो हो गया है। कल तक माहेश्वरी इंडस्ट्री के शेयर मार्केट में गिर जाएंगे। साथ में माहेश्वरी इंडस्ट्री का मालिक नहीं है, यह न्यू भी फैल जाएगी। कल दुनिया को पता चल जाएगा माहेश्वरी खानदान की असली वारिस कौन है। उस आदमी की बात सुन वो लड़की के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गया। वो बोली, अब आएगा असली मजा। जैसे ही मार्केट में माहेश्वरी इंडस्ट्री के शेयर गिरे उसे खरीद लेना। मुझे माहेश्वरी इंडस्ट्री अपने अंडर में चाहिए। वो आदमी बोला, ओके लिटिल बॉस।
वो लड़की बोली, कल रात तक महेश माहेश्वरी के सारे इनलीगल बेस को उड़ा दो, साथ में उसके सुबह उसको किसी केस में फंसा दो। उसे भी पता चलना चाहिए कि जब सर से आसमान और पैरों से जमीन खिसकती है तो कैसा लगता है। उस लड़की की बात सुन वो आदमी बोला, बॉस आप उसे एक बार में ही क्यों खत्म नहीं कर रही है? आखिर उसकी वजह से ही आपकी पूरी फैमिली की मौत हुई है। उसके करना अपने अपनी जिंदगी की इतनी साल कैद में बिताई है, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उसको अपने हाथों से मार दूं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि यह लड़की कोई और नहीं ईशानी माहेश्वरी है। उस लड़के की बात सुन ईशा बोली, नहीं कबीर भाई, इतनी जल्दी और इतनी आसान मौत उसको नहीं मिलेगी, उसके गुनाहों की सजा उसको बहुत जल्द मिलेगी। फिर ईशा बात को बदलते हुए बोली, आप बताएं कंपनी में सब कैसा चल रहा है? ईशा की बात सुन करीब बोला, कंपनी काफी अच्छी तरह से चल रही है, लेकिन मुझे लगता है आपको एक बार कंपनी में चलना चाहिए, साथ में आपको एक बार हेड ऑफिस भी जाना चाहिए। कबीर की बात सुन ईशा बोली, कंपनी को अभी आप ही संभालो, अगर कोई इंपॉर्टेंट रहा तब आप मुझे बता देना, और जहां रही बात हेड ऑफिस जाने की तो मैं इस वीक चली जाऊंगी। फिर थोड़ी देर बाद ईशा बोली, उनका कुछ पता चला? इस पर कबीर बोल, लिटिल बॉस मैम और बिग बॉस जिंदा है, उनकी करंट लोकेशन अभी तक हमें पता नहीं चला है। कबीर की बात सुन ईशा के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। वो बोली, अभिषेक मेहता और डॉक्टर वीर पर नजर रखो, और ब्लैक ईगल कमांडर का कुछ पता चला? कबीर बोला, 2-3 दिन में वो इंडिया आ जाएंगे, उनके साथ कुछ हेड ब्लैक आर्मी गार्ड्स भी आएंगे। ऐसे ही ईशा उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देकर वहां से निकल गई। बाहर अभय उसका वेट कर रहा था। ईशा अभय के बाइक पर आकर बैठकर उस घर से निकल गई। अभय ईशा से, करीब भाई से बात हो गई तुम्हारी? तो ईशा सिर्फ हाँ में सिर हिला दी। अभय और ईशा ऐसे ही बात करते हुए अग्निवंशी मैंशन के लिए निकल गई। पहाड़ी गुफा। अधीर अब तक काफी हद तक ठीक हो चुका था। उसके पास अंतरा, अभिषेक, शेखर और वीर बैठे अधीर से बातें कर रहे थे। अंतरा अब तक जो कुछ भी हुआ है वो अधीर को बता दी। अधीर को अब तक ईशा के शादी का पता नहीं चला था। अभिषेक अधीर से सीरियस फेस के साथ बोला, अधीर अब हमें सब कुछ जानना है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कौन है वो तुम्हारा दुश्मन जो तेरे पूरे परिवार को मरना चाहता है? वीर बोला, हाँ अधीर, अभिषेक सही बोल रहा है, अब तुझे हमें सब कुछ बताना होगा। आखिर ये सब हो क्या रहा है और वो लोग हमारी लिटिल एंजल के पीछे क्यों पड़े हैं? अभिषेक और वीर की बात सुन अधीर बोल, अभी मैं तुम लोग को ज्यादा कुछ नहीं सकता हूं, लेकिन हाँ इतना बता सकता हूं कि हमें एंजल को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करना होगा। अगर वो जो चाहता है वो उसे मिल गए तो वो दुनिया में तबाही मचा देगा। फिर गहरी सांस लेकर बोला, तुम लोग को पता है ना 5 रॉयल फैमिली इंडिया में? तो इस पर सबने हाँ में सिर हिलाया। अधीर आगे बोला, तुम लोग को ये भी पता होगा कि माहेश्वरी और सूर्यवंशी वंश का इतिहास मिस्ट्रियस रहा है, उसके बारे में ज्यादा कुछ लोगों को नहीं पता है। तो सबने हाँ में सिर हिलाया। अधीर बोला, ये कहानी आज की नहीं सालों पुरानी है। माहेश्वरी खानदान एक राक्षस है और उसके साथ सूर्यवंशी उनके सारथी थे। अभी के लिए आप लोग ये समझ लो कि एंजल कोई आम लड़की नहीं है। एंजल हैज अ प्योर हार्ट विद सम नेचुरल पावर। अधीर की बात सुन शेखर, वीर और अभिषेक शॉक हो गए। वही अंतरा ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं की क्योंकि उसको पहले से ही यह सब पता था। अभिषेक बोला, इसका मतलब ये सब सिर्फ ईशा के लिए हो रहा है? इस पर अधीर बोला, नॉट एक्जेक्टली, तुम लोग को तुम्हारे सवालों का जवाब बहुत जल्द मिलेगा क्योंकि अब वक्त आ गया है असली गेम खेलने का। अधीर के आंखों में कुछ ऐसा था जिसे वहां पर कोई समझ नहीं पाया। अफ्रीका के डार्क फॉरेस्ट के बीच बने एक गुफा के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा अपनी आंखें बंद किए एक मूर्ति के सामने पूजा कर रहा था। उस गुफा के एक तरफ एक झरना बह रहा था। उस गुफा के अंदर उसके मंत्रों की आवाज गूंज रही थी। वो आदमी पूरी तरह से अपनी साधना में लीन था। तभी वहां पर एक आदमी आया। उस बूढ़े आदमी को पूजा करता देख वो आदमी उसके पास अपने हाथ जोड़ आंखें बंद कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद पूजा खत्म होने के बाद वो बूढ़ा आदमी अपनी आंख खोल उस आदमी को देख जो उसके पास बैठा था। वो बूढ़ा आदमी बोला, क्या बात है काल, तुम्हारा अचानक से यहाँ इतने साल बाद कैसे आना हुआ? क्यों आए हो, मेरे पास कोई बात है? उस आदमी की बात सुन काल बोला, गुरुजी सब ठीक है लेकिन मुझे आपसे अपने कुछ सवालों के जवाब चाहिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ? मेरे दिमाग में ये सवाल काफी समय से है। काल की बात सुन गुरुजी उसको अपनी गहरी नजर से देखकर बोले, मुझे पता है तुम क्या जानना चाहते हो। तुम यही जानना चाहते हो ना कि आज से 11 साल पहले मैंने क्यों तुम्हें उस लड़की को जिंदा छोड़ने को बोला था जबकि उसके परिवार मारे जा चुके थे।
गुरुजी की बात सुन काल भी अंदर से हैरान रह गया, लेकिन फिर उसका एक्सप्रेशन लेस था। काल बोला, हाँ गुरुजी, आज से 11 साल पहले जो मौत का खेल मैंने खेला था, उसमें पूरी माहेश्वरी और सूर्यवंशी खानदान खत्म हो गया था। फिर आपने उस ईशानी माहेश्वरी को जिंदा छोड़ने को क्यों बोला था? आखिर बात क्या है? काल की बात सुन गुरुजी हंसते हुए बोले, काल, तुम्हें पता है मेरी उम्र कितनी है? जिस पर काल उनको सवालिया नजरों से देखने लगा। काल के भाव को समझकर गुरुजी बोले, तुमने कभी सोचा है उस लड़की को इतना चोट लगने के बाद भी वह लड़की जिंदा क्यों है? उसके जगह अगर कोई और होता तो कब का मर जाता। वह इसलिए जिंदा है क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा है जो इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। फिर गुरुजी काल को कुछ ऐसी बात बताते हैं जिसको सुन वह हैरान रह गया। काल के एक्सप्रेशन को देख गुरुजी बोले, काल, अगर तुमने अपने काम को पूरा कर लिया तो तुम इस दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बन जाओगे। गुरुजी की बात सुन काल बोला, मैं वही करूंगा जो आपने बोला है। फिर थोड़ी देर बाद काल वहां से चला गया। काल गुफा से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठ गया। जुराबा भी उसके साथ बैठ गया। काल अपनी आंखें बंद कर एक के शीट से अपने सिर को लगाकर बोला, जुराब, इंडिया की क्या अपडेट है? वहां क्या हो रहा है? काल का सवाल सुन जुराबा बोला, बॉस, माइकल इंडिया पहुंच चुका है। वो अभी अपने बेस पर है। काल बोला, माइकल को बोलना कि वो बस उस लड़की पर बस नजर रखे, उस लड़की को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। जुराबा बोला, ओके बॉस। अगला दिन सिटी हॉस्पिटल, काव्या का वार्ड। काव्या की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। तभी उसे अपने ऊपर कुछ भार महसूस हुआ, तो वह अपनी नजर घुमाकर अपने पास देखी। वहां अंश उसको हग किए बच्चों के जैसे सो रहा था। उसकी पकड़ काव्या पर काफी मजबूत थी। अंश को अपने करीब देख काव्या के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो अपने हाथ को अंश के चेहरे पर फेरने लगी। वो पहले अंश के सिर पर किश की, फिर उसके आंखें पर, गाले पर, फिर उसके ओठों के पास आकर रुक गई। उसको अचानक होश आया कि वह क्या कर रही है। वो अंश में खो गई थोड़ी देर पहले। तभी उसको अंश की आवाज आई, रुक क्यों गई, आगे बढ़ो, मैं इंतजार कर रहा हूं। अंश की आवाज सुन काव्या हैरानी से बोली, आप जाग रहे थे? इसका मतलब आप मेरे सामने बस सोने का नाटक कर रहे थे। काव्या की बात सुन अंश काव्या के ऊपर आकर बोला, मेरी नींद को तभी खुल गई थी जब मेरी जान मुझे प्यार से निहार रही थी। मैं तो देखना चाहता था कि मेरी जान मुझे गुड मॉर्निंग कैसे विश करती है। तुम तो काफी रोमांटिक हो, मुझे अच्छा लगा तुम्हारा गुड मॉर्निंग बोलने का तरीका। चलो, अभी तुमने तो मुझे मॉर्निंग बोल दिया, अब मेरी बारी, बोला अंश बिना वार्निंग के अपने ओठों को काव्या के ओठों पर रख किश करने लगा। काव्या पहले शॉक रह गई, लेकिन फिर वह अपनी आंखें बंद कर अंश को किश बैक करने लगी। काव्या को रिस्पॉन्स करता देख अंश उसको और डीप किश करने लगा। साथ में उसके बॉडी काव्या के बॉडी में चलने लगे। अंश का एक हाथ काव्या के गाउन के अंदर उसके कमर और पेट को सहलाने लगा। उसके हाथ अब कमर से होते हुए उसके सीने तक आ गया। काव्या अभी घुटने तक का हॉस्पिटल गाउन पहनी थी। अंश के हाथ को खुद पर महसूस कर काव्या की सांसें बढ़ने लगी। अंश काव्या के ओठों को छोड़ उसके कॉलरबोन पर आ गया। अंश के हाथ को अपने सीने पर महसूस कर काव्या अपने होश में आए। काव्या अंश को खुद से दूर करने लगी। काव्या को खुद से अलग होता देख अंश काव्या से अलग होकर उसके आंखों में देखते हुए अपने मैग्नेटिक वॉइस में बोला, जान प्लीज लेट मी फील यू, आई रियली वॉन्ट टू फील यू राइट नाउ प्लीज। अंश के आंखों में एक रिक्वेस्ट के साथ कुछ अनकहे फीलिंग थे, जिसको महसूस कर काव्या अपना हाथ अंश के हाथों पर से हटाकर अपनी आंखें बंद कर ली। काव्या के रिएक्शन को देख अंश के फेस पर एक स्माइल आ गया। अंश वापस से काव्या को किश करने लगा। अंश का एक हाथ काव्या के ब्रेस्ट को उसके गाउन के ऊपर से सहलाने लगा। अंश अपना हाथ पीछे ले जाकर काव्या के गाउन का चैन खोलकर उसके गाउन को कंधे से नीचे कमर तक कर दिया। अब उसके सामने काव्या सिर्फ अपने ऊपर इनर में थी। अंश उसके क्लीवेज पर किश करने लगा। वह धीरे से उसके इनर को भी उसके बॉडी से अलग कर दिया। अब अंश के ओठ उसके सीने पर चलने लगे। काव्या लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसके मुंह से मौन की आवाजें आने लगी। करीब 1 घंटे बाद अंश काव्या से अलग होकर उसको हग कर लिया। आज अंश के फेस पर एक चमक था। अंश काव्या को एक नजर देखा जो अभी भी हाफ नेक्ड उसके बाहों में लेटी थी। अंश उसके कपड़ों को ठीक कर उसके फरहेड पर किश कर बोला, आई लव यू जान। अंश की बात सुन काव्या उसको हैरानी से देखने लगी। काव्या को हैरान देख अंश बोला, मैं ये भी जानता हूं कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन बोलने से डरती हो। मुझे रीजन तो पता नहीं है, लेकिन बहुत जल्द पता कर लूंगा। अंश की बात सुन काव्या को उस कॉल का याद आ गया। याद आते ही काव्या फिर से कांपने लगी।
उसको डरता देख अंश काव्या को हक कर शांत करने लगा। काव्या के शांत होने पर अंश बोला, तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, आज तुम रेस्ट करना। थोड़ी देर बाद अंश काव्या को लेकर हॉस्पिटल से निकल गया। कॉलेज ईशा, आरोही और अवि के साथ जैसे ही कॉलेज कैंपस के अंदर आए, सब उसको ही देखने लगे। ईशा को देख सब उससे दूर हो गए। सबका ये रिएक्शन देख ईशा मासूमियत से बोली, सब मुझसे ऐसे क्यों भाग रहे हैं जैसे कि मेरे अंदर कोई वायरस है जिससे उनको इन्फेक्शन हो जाएगा। ईशा की बात सुन आरोही हंसते हुए बोली, ये सब तेरे कल के गुस्से का कमाल है। अभी ईशा, आरोही और अवि जा ही रही होती है तभी उनके सामने गौरव और उसके दोस्त आ गए। गौरव कल पार्टी से जल्दी चला गया था इसलिए उसको ज्यादा कुछ नहीं पता था। गौरव के साथ उसके 10 दोस्त भी ईशा के सामने खड़े थे, जिनके हाथों में हॉकी स्टिक थे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।